गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये जो नहीं जुड़े वो क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है। कल हम लोग क्या देखे थे? इमोशनल डेवलपमेंट इन्फेंसी में कैसे होता है। इमोशनल डेवलपमेंट हम लोग का चाइल्डहुड में प्री और पोस्ट दोनों में कैसे होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट हम लोग का एडोलेसेंस में कैसे होता है। ठीक है, कैसे कैसे बच्चे रिएक्ट करते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, वो सब चीजें हम लोग देखें। अब आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है कॉमन कॉज क्या है बच्चों में, जो हम लोग का बच्चों में जो इमोशंस आते हैं उसका कॉमन कॉज क्या है। ठीक है, तो टॉपिक है हम लोग का कॉमन कॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस इन चिल्ड्रंस। बच्चों में क्यों ये इतना जो सांवेगिक जो तनाव जो उत्पन्न होता है, इस तनाव का रीजन क्या है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से बच्चों में इमोशनली बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग का इसमें जो पॉइंट है दिया हुआ है स्कूल के नए वातावरण के साथ समायोजन। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू अ न्यू स्कूल। बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं वहां पे अलग अलग तरह के उनको बच्चे मिलते हैं, अलग तरह मतलब बहुत से लोगों से बच्चे वहां पे इंटरेक्ट होते हैं। पूरी तरह से माहौल बच्चों के लिए क्या होता है, नया होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो बच्चे अगर कहीं किसी नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, नए चीजों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हर एक चीज उनके लिए नया है, हर एक चीज उनके लिए अनजान है। वहां पे बच्चों को पहले क्या करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। इसके बाद बच्चे वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाएंगे, वहां के हर एक चीज को जान जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में बच्चे को वहां पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए जब स्कूल का वातावरण, बहुत से बच्चे इंडिविजुअली देखिएगा अलग अलग उनका नेचर होता है। कुछ हम लोग के मान लीजिए कुछ शर्मीले हो गए, कुछ बहुत शरारती बच्चे हो गए, कुछ बच्चे ऐसे हो गए जो थोड़ा डरते बहुत ज्यादा है बाहर के माहौल में जाने पे या बहुत ज्यादा लोगों से मिलने पे। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान जो है एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग जो होते हैं किसी से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं। कुछ लोगों को फ्रेंड सर्कल बनाने में बहुत टाइम लगता है, किसी से बातचीत करने में या अपने बारे में बताने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हर टाइप के बच्चे होते हैं। तो उसमें से हम लोग के कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है दूसरों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने में या फिर उसके साथ फ्रेंड सर्कल बनाने में। तो वहां पे क्या होता है, जब बच्चे नए माहौल में जाते हैं उनके साथ बहुत कुछ होता है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे शरारती बच्चे हैं, कुछ शांत बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो जो शांत बच्चा है इमोशनली क्या है, वह बच्चा जो है बहुत शांत स्वभाव का है या फिर मान लीजिए थोड़ा डरपोक टाइप का है, तो वो बच्चा उन बच्चों से जल्दी इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा या जल्दी घुल मिल नहीं पाएगा, और स्कूल के वातावरण को एक्सेप्ट करने में भी उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस कारण से बच्चा का जो है वहां पे इमोशनली बच्चा का ये क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ये हम लोग का एक कॉमन कॉज है, एक कारण है। बहुत से लोगों को देखिएगा, स्कूल ही नहीं कहीं भी हम लोग नया ऑफिस ज्वाइन करें, ठीक है, या फिर नए माहौल में जाए, चाहे कहीं भी हम लोग नए एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, तो बहुत से लोगों को ना उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग जो है तुरंत घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो ये हम लोग का एक कॉमन कॉज है, एक साधारण कारण है जो बच्चों के हम लोग के सांवेगिक तनाव का एक कारण माना जाता है। इससे भी बच्चा जो है क्या होता है, स्ट्रेस में, इमोशनली स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे जो है मान लीजिए किसी बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो बच्चा क्या है, इमोशनली स्ट्रेस हो गया, स्कूल नहीं जाना चाहेगा या फिर डरा डरा रहेगा, बोलेगा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। स्कूल जाने से कुछ बच्चे हमको परेशान करते हैं या फिर टीचर कभी पनिश्ड कर दे या टीचर कभी उनके लिए जो है, टीचर जो है मतलब बहुत ही रूडली बिहेव कर दे, तो बच्चा डर जाएगा कि नहीं हमको वहां नहीं जाना है। ठीक है, वो टीचर हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, टीचर हमको पनिश्ड करते हैं। तो ये सब कारण होता है हम लोगों का। स्कूल के फर्स्ट टाइम जब बच्चा स्कूल के इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसका इमोशनली स्ट्रेस होने का ये हम लोग का एक कॉमन कारण माना जाता है। बहुत ही हर किसी के साथ, स्कूल ही नहीं आप किसी भी फील्ड में ले लो, हर किसी के साथ एक ये कॉमन रीजन होता है हम लोग का। ठीक है, तो स्कूल के नए वातावरण के साथ समायोजन करने में बच्चों को क्या होता है, ये हम लोग का
सांवेगिक तनाव भी इसमें बच्चों को उत्पन्न होती है। दूसरा बोल रहा है, सेकंड कारण है शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि हम लोग का फिजिकल हेल्थ जो है, ये कैसे हम लोग के स्ट्रेस का कारण बन सकता है, इमोशनली स्ट्रेस का कारण कैसे बना। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए जो बच्चा स्वस्थ है, जो एकदम हेल्दी बच्चा है, हेल्दी बच्चा है, खेलेगा कूदेगा, अपना हर एक वर्क जो है टाइमली करेगा, उसका हर एक वर्क जो है परफेक्टली हो रहा है, वो बहुत खुश है। लेकिन देखिए जो बच्चा जो है बार बार बीमार पड़ जाता है या फिर बार बार बीमार रहता है, ठीक है, वो बच्चा आप देखिएगा इमोशनली वो बच्चा जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो रोता रहेगा, वो बात बात पे गुस्सा जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा भी जो किसी की बातों को बर्दाश्त करने की उसकी कैपेसिटी नहीं होती है। जो बच्चा क्या है अनहेल्दी है, जो बच्चा हर बार बार बीमार पड़ जाता है, ठीक है, या जो बच्चा फिजिकली बहुत कमजोर है, ऐसे बच्चे को देखिएगा। अब छोटे बच्चों में भी देख लीजिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे जो होते हैं हेल्दी बच्चे होते हैं, आप उसको खिला दीजिए पिला दीजिए, बच्चा मस्ती से खेल रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केवल उसको खिला दीजिए वो बच्चा खेल रहा है। लेकिन जो बच्चा अनहेल्दी है, जो बच्चा स्वस्थ नहीं है, बीमार है, वो बच्चे को आप खिला पिला के छोड़ सकते हैं? नहीं, वो सारे टाइम रोते रहेगा, सारे टाइम वो परेशान रहेगा। क्यों परेशान रहेगा? वो खुद से ही, अपने आप से ही, क्योंकि वो क्या है अनहेल्दी है, उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो खुद ही उससे क्या कर रहा है जूझ रहा है, जिसकी वजह से क्या करता है इमोशनली वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं देखिएगा, अनहेल्दी बच्चे हैं, स्कूल बताइए बच्चे जो है अनहेल्दी है, बार बार बीमार पड़ जा रहा है, जिसके कारण वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो रेगुलर स्कूल में स्टडी हो रही है उसको वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण उसका प्रेशर है, उसके कारण वो तनाव में आया। इसके बाद एग्जाम में प्रॉपर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हर एक चीज का हमको नॉलेज नहीं हुआ, तो उस बात का भी उसको स्ट्रेस हो जाता है कि हम कैसे करेंगे या फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए बच्चा जो है अस्वस्थ है, बीमार है, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, मान लीजिए वो 2 दिन या 4 दिन के बाद स्कूल जा भी रहा है, वो स्वस्थ ही नहीं है, वो पूरी तरह से परफेक्ट ही नहीं है, अगर वो किसी चीज को उसे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो भी वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, उसको ठीक से उसको समझ नहीं पा रहा है या जान नहीं पा रहा है, तो इस कारण से भी बच्चा स्ट्रेस में रहता है। तो अनहेल्दी भी हम लोग का देखा जाए तो ये हम लोग का सेकंड कॉज बनता है बच्चों के सांवेगिक तनाव में आने का, यानी कि इमोशनल स्ट्रेस के होने का। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा। यस मैम। देखिए थर्ड पॉइंट बोल रहा है हम लोग का सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, अब सामाजिक समस्या कैसे बच्चों के सांवेगिक तनाव का कारण बनती है। सामाजिक समस्या, अब बच्चे सोसाइटी में, हम लोग क्या है एक हम लोग सोशल ह्यूमंस है, बिना सोसाइटी के हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, समाज के 4 लोगों की बातों को सुन रहे हैं, कोई हमारे लिए अच्छी बातें बोलता है, कोई हमारे लिए गलत बातें बोलता है। ठीक है, तो उससे भी बच्चों को क्या होता है, बच्चे तनाव की स्थिति में आ जाते हैं, स्ट्रेस उनको भी हो जाता है। मान लीजिए हम आप लोग को इससे पहले एक टॉपिक में बताए थे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, हम लोग के चाइल्डहुड के स्टेज के बच्चे जो होते हैं, मतलब वो केवल अपने लिए अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं और नेगेटिविटी से वो दूर भागना चाहते हैं। ठीक है, आप उनकी शिकायत कर दें, आप उनके लिए उनको भरा बुरा कह दें, तो वो उससे चीजों को दूर रहेंगे, और जब जहां आप उसकी तारीफ कर दें, जहां आप उसकी बुराई कर दें, तो वो बच्चे जो है बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपके हर एक वर्क पढ़ने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ पे भी सामाजिक समस्या का एक रीजन ये हो सकता है हम लोग का क्या, अब समाज में बहुत से लोग रहते हैं, सोसाइटी में बहुत से लोग रहते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल भी है, कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं जो हमको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं या फिर हमारे हर एक चीजों को वो क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो हमारी शिकायत करते हैं पीठ पीछे, या फिर मुंह पर भी, या फिर हमसे बहुत ज्यादा वो लड़ते हैं झगड़ते हैं, या फिर कॉम्पिटिशन का भावना रहता है। ठीक है, सोसाइटी में समाज में भी अगर देखा जाए तो आस पड़ोस में भी कॉम्पिटिशन्स का बहुत ज्यादा ये रहता है कि उसका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है तो तुम क्यों नहीं पढ़ता है, ये नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो बच्चों के सामाजिक समस्या का एक कारण बनती है। सोशल, अगर देखा जाए सोशल स्ट्रेस का एक कारण हम लोग का अगर समाज को अगर देखा जाए तो समाज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है बच्चों को तनाव में लाने का, सामूहिक रूप से बच्चों को तनावग्रस्त बनाने का। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी में बच्चे खेल रहे हैं,
गेम कर रहे हैं। कुछ ऐसे सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिनको ये पसंद नहीं है, समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है उस सोसाइटी के मेंबर्स को। वो बार-बार उसको क्या बोलते हैं कि कैसा बच्चा है, दिन भर खेलते रहता है, ये करते रहता है, वो करते रहता है। तो ऐसे शब्दों को सुनकर बच्चे भी क्या आते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर हम किसी को बार-बार जो है गलत शब्द बोलेंगे या बार-बार हम किसी को मतलब नेगेटिव चीज़ें ही बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे उसके लिए, तो वो बच्चा तो स्ट्रेस में आएगा ही ना। ऑब्वियसली कोई भी स्ट्रेस में आ जाएगा। हम ही को अगर कोई बार-बार नेगेटिव फर्स्ट टाइम बोलेगा हम उसको इग्नोर कर देंगे, सेकंड टाइम बोलेगा इग्नोर कर देंगे, लेकिन बार-बार एक ही चीज़ को बोला जाएगा, तो हमारे अंदर भी क्या होगा, सामूहिक तनाव उत्पन्न होगा। तो समाज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ठीक है? तो स्कूल का नया वातावरण हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य हो गया और सामाजिक समस्या। चौथा बोल रहा है व्यावसायिक समस्या, यानी कि हम लोग का वोकेशनल प्रॉब्लम। टीनेजर जैसे स्टेज में बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। बच्चे जब हम लोग के 12 से 18 साल के बच्चे हो गए हैं, जैसे ही बच्चे जो है हम लोग के वयस्कावस्था के पड़ाव में एंटर करने लगते हैं, बच्चे जब हम लोग के मान लीजिए 15 या 16 या 17 के हो जाते हैं, बच्चों में अपने व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनको इस बात का चिंता सताने लगती है कि हम किस मतलब किस फील्ड में जाएं कि हम अपने लिए अच्छा एक व्यवसाय चुन सके, ठीक है? हम मनी अच्छे से मनी अर्न कर सके, हम अपने फैमिली को रन कर सके, चाहे हम अपने सारे रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति कर सके। तो इसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है किशोरावस्था में, ये अगर देखा जाए, ये वाला टॉपिक जो हम लोग देख पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक ना ही हम लोग का इन्फेंसी स्टेज में आएगा, ना ही हम लोग का चाइल्डहुड वाले स्टेज में आएगा। ये हम लोग का आ जाएगा किशोरावस्था वाले स्टेज में। उसी स्टेज में बच्चों में क्या होता है, अपने व्यवसाय की चिंता होती है। इससे पहले बच्चों को व्यवसाय की चिंता नहीं, ठीक है? तो ये जो होता है इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा, कल ही आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दिए थे कि बच्चे अपने आप को एडल्ट समझने लगते हैं। उनको अब ये लगता है कि अब ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम अपने घर के ही एक एग्ज़ाम्पल बताए थे आप लोगों को कि कैसे मेरा ही बच्चा है कि वो पहले सबको बस में चढ़ा रहा है, इसके बाद पीछे से चढ़ रहा है। वो सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। माँ के लिए वो बच्चा है, लेकिन वो क्या समझ रहा है कि नहीं, हम बाहर आए हैं, सबको लेकर आए हैं, तो हमको सबको प्रोटेक्ट करना है। तो इस प्रकार के फीलिंग जो है इस स्टेज में बच्चों में आ जाते हैं। 1 मिनट। 1 मिनट। तो हम लोग का जो किशोरावस्था का स्टेज है, उसमें बच्चे क्या करेंगे? ज़्यादातर अपने व्यवसाय के प्रति उनको चिंता रहेगी कि हमको आगे कौन-सा फील्ड चुनना है, हमको कौन-सा लाइन चुनना है जिसमें हम जो है अच्छा से अच्छा अर्न कर सके, हमारा फ्यूचर जो है जिससे सिक्योर हो सके, ठीक है? हमारे फ्यूचर के साथ-साथ हम अपने फैमिली को भी अच्छे तरीके से रख सके, ठीक है? उनके भी सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो इसका टेंशन जो होता है, ये भी हम लोग का सामूहिक तनाव का एक कारण, इसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है? वैसे भी किशोरावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में रहते हैं। किशोरावस्था एक ऐसा स्टेज है, जिसमें बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए स्ट्रेस में रहने का कारण, तो यही हम लोग का इस स्टेज में। क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने फिज़िकल डेवलपमेंट की वजह से भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है? सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करने की वजह से भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है? इसके बाद अपने वोकेशंस के कारण स्ट्रेस में आज बच्चे आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं। मान लीजिए स्कूल में फेल हो गए या फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, उसके कारण बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे बच्चे स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो स्टेज होता है हम लोग का। 5 नंबर बोल रहा है स्कूल में असफलता, फेल्योर इन स्कूल। मान लीजिए बच्चा स्कूल में असफल हो गया, ठीक है? पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि 90% मार्क्स लाना है, बोर्ड में फर्स्ट आना है, 99.8 से कम आया तो तुमको हम आगे नहीं पढ़ाएँगे, ये नहीं करेंगे। इससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, ठीक है? या फिर बच्चों में खुद में भी कॉम्पिटिशन्स रहती है। क्लास में देखिएगा आजकल तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिशन्स रहता है। अभी आप छोटे बच्चों में देखिए, क्लास 2 और 3 के बच्चों में भी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स रहता है कि उसका 98.5 आया और मेरा उससे 5 पॉइंट कम आ गया।
इस वजह से बच्चा स्ट्रेस में है। हमारे साथ एक कलीग है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका बच्चा 3 में पढ़ता है, ठीक है, उनका 99 उनके बच्चे का 99.5 आया, और उनसे जो है एक बच्चा जो है वो क्या आया, 99.6 या 7 ले आया, 2 या 3% मतलब ज्यादा ले आया। बस उसमें वो बच्चा बोल रहा है, वो सर बता रहे थे कि उनका बच्चा जो है आके गुस्से से खाना घर में नहीं खाया, एकदम स्ट्रेस में है, टेंशन में है। तो छोटे छोटे बच्चों में देखिए असफलता के कारण बच्चों में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। आपस में भी बच्चों में कॉम्पिटिशन की भावना रहती है कि हमको उससे अच्छा मार्क्स लाना है, या फिर हमारा परसेंटेज उससे अच्छा आना चाहिए, या फिर क्लास में हम टॉप करने चाहिए, या फिर पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। पेरेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, कि तुमको इतना परसेंट मार्क्स लाना है, इससे कम लाया तो आगे तुमको स्कूल में जाने नहीं देंगे, तुम्हारा फी पे नहीं करेंगे, तुम्हारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेंगे। तो उससे भी बच्चे बहुत ज्यादा हम लोग के क्या होते हैं, तनाव में रहते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर डालना नहीं चाहिए पेरेंट्स के थ्रू, कि आपको इतना ही परसेंट लाना है और आपको यही करना है, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों में। चलिए, इसके बाद है 6 नंबर पॉइंट हम लोग का, स्कूल का सत्तावादी माहौल। स्कूल का सत्तावादी माहौल का मतलब हो गया हम लोग का यहाँ पे कि टीचर जो है बच्चों पर इतना ज्यादा हावी है, या फिर टीचर का खौफ बच्चों पर इतना ज्यादा ये है कि बच्चे डर से अपने फीलिंग्स को, अपने प्रॉब्लम्स को टीचर्स के पास या फिर क्लासरूम में बच्चे शेयर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। अब उनके मन में डाउट है, उनके मन में क्वेश्चन है, लेकिन क्लासरूम का ऐसा हम लोग का इन्वायरमेंट है कि कोई भी जो है चूचा नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ बोल नहीं सक पा रहा है, ठीक है। टीचर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कुछ भी बोलने से या कुछ भी कहने से वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पनिश कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, वो दूसरे बच्चों के सामने जो है उनको इंसल्ट फील करवा देते हैं। तो इस कंडीशंस में, ऐसे इन्वायरमेंट में भी बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्लासरूम का तो माहौल ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए कि टीचर जो है फ्रेंडली बच्चों के साथ बिहेव करे, ठीक है, बच्चे अपने प्रॉब्लम उनसे शेयर करें। अब मान लीजिए क्लासरूम का माहौल इतना ज्यादा, टीचर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि बच्चे को अगर कुछ ना, मान लीजिए कोई मैथ्स का टॉपिक बताया जा रहा है और बोला जा रहा है, टीचर ही ब्लैक बोर्ड पे मैथ्स के टॉपिक कुछ मैथ्स बता रहे हैं और बोलेंगे कि आप लोगों को सबको समझ में आया। डर से कोई बोल, अगर नहीं भी समझ में आया तो डर से कोई बोलेगा ही नहीं कि हमें समझ में नहीं आया, सब बोलेगा कि हाँ समझ में आ गया। लेकिन जब उसी चीज को दोबारा पूछा जाता है या फिर दोबारा ब्लैक बोर्ड पे बनाने के लिए दिया जाता है, तो वो बच्चा उसको बनाने में सक्सेस नहीं है या फिर उसको बना नहीं पा रहा है। तो ये क्या है, स्कूल का एटमोस्फियर ऐसा है जिसकी वजह से बच्चा जो है अपने प्रॉब्लम को टीचर के सामने शेयर नहीं कर पा रहा है, क्लासरूम में शेयर नहीं कर पा रहा है। उसको इस बात का डर है कि अगर सर से पूछेंगे तो भी सर डांटेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि बहुत से टीचर हैं, पहले बोलते हैं कि आप लोग को जो भी डाउट है बताइएगा, पूछिएगा, लेकिन जब बच्चे पूछते हैं बोलते हैं तुम तो गधा है, तुमको तो जितना भी बार बता दो तुमको समझ में नहीं आएगा। ऐसा भी होता है ना, ऐसे भी टीचर्स जो है कमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे को इंसल्ट फील होगा ना, या फिर बच्चा इतने सारे बच्चों के बीच में अपने आप को क्या कमजोर समझेगा, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा वो ये डर फील करेगा। तो इस टाइप का इन्वायरमेंट होने से भी बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है। उसको जितना भी प्रॉब्लम होगा, उसको कुछ भी प्रॉब्लम होगा, वो कभी टीचर से शेयर नहीं करेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा इन्वायरमेंट होना नहीं चाहिए, और ये भी हम लोग के सांवेगिक तनाव का एक कारण बनता है। और 7 नंबर पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, माता पिता की मनोवृत्ति, यानी कि पेरेंट्स एटीट्यूड। जो अभी अभी हम बताएं, पेरेंट्स का एटीट्यूड। पेरेंट्स भी बच्चों से बहुत कुछ, उनका भी बहुत कुछ डिमांड रहता है कि तुमको ऐसे रहना है, तुमको ऐसे स्टडी करना है, तुमको उससे अच्छा परसेंटेज लाना है, ठीक है, मतलब तुमको हम जो बोले वही करना है। कुछ कुछ बच्चों का शेड्यूल देखिएगा इतना ज्यादा टाइट होता है, बच्चे स्कूल से आए, खाना खाएं, इसके बाद क्या है, तो म्यूजिक टीचर के पास जाएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे कंप्यूटर टीचर के पास जाएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे ट्यूशन टीचर के पास जा रहे हैं। मतलब बच्चों का शेड्यूल इतना ज्यादा टाइट रहता है कि बच्चों को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका ही नहीं मिलता। उसके बाद पेरेंट्स का प्रेशर, ठीक है, कि इतने दिनों से क्लास कर रहे हो, ट्यूशन टीचर्स के पास जा रहे हो, इसके बावजूद भी टेस्ट में इतना कम मार्क्स आया, क्यों आया, स्टडी नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो ये सारा स्ट्रेस कहाँ जाता है, बच्चों के पास ही ना। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं।
तो पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, ठीक है, कि एकदम कॉम्पिटिशन की भावना होनी चाहिए, मेरा बच्चा ये भी सीखेगा, ये भी सीखेगा, ये भी सीखेगा, वो भी सीखेगा। अरे भाई, अब अपने बच्चे को तो देखिए, उसकी क्या कैपेसिटी है, ठीक है, उसको भी तो थोड़ा रिलैक्समेंट होना चाहिए, या फिर वो थोड़ा फ्री रहना चाहिए। इतना ज्यादा जो पेरेंट्स का जो डिमांड रहता है अपने बच्चों के प्रति, यह भी बच्चों के सांवेगिक तनाव का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इससे भी बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सा ऐसा रीजन है, बहुत सा ऐसा केस है, जो बच्चे तनाव में आकर कुछ ना कुछ गलत हरकत कर लेते हैं, ठीक है, या तो वो उद्दंड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अब टेस्ट कॉपी देखा गया, मार्क्स अच्छा नहीं आया, उसके लिए बच्चे को खूब मारा पीटा गया। बार बार डांट सुनने से, बार बार मार पीटने से बच्चा क्या हो जाता है, ढीठ टाइप का हो जाता है। बोलता है कि क्या करेंगे, मारेंगे ही ना, चार बात ही ना बोलेंगे। बच्चा इस चीज का आदत लग जाता है बच्चा को, और बच्चा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो क्या होगा, अब इतना ज्यादा वो रूड बिहेव करेगा, बच्चे का एटीट्यूड बदल गया, इतना ज्यादा वो रूड बिहेव करेगा कि पेरेंट्स के साथ जवाब भी देने लगता है, ठीक है, या फिर मार खाना, डांट सुनना पसंद करेगा, स्टडी करना पसंद नहीं करेगा। इतना ज्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। तो माता पिता की मनोवृत्ति या फिर पेरेंट एटीट्यूड जो होता है, यह भी हम लोग के सांवेगिक तनाव का एक रीजन बना, ठीक है। ये हम लोग का एक टॉपिक था, बालकों में संवेगात्मक तनाव के सामान्य कारक क्या क्या है, ये हम लोग का 7 पॉइंट्स था। अब इसमें आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, साउंड जा रहा है ना आप लोगों के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बोलिए, आप लोग बोलने में भी कंजूसी करते हैं, बोलने में कंजूसी क्यों करते हैं? हम इतना बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। अब बच्चों को इस कारण से बच्चे जो है तनाव में, स्ट्रेस में आ गए। अब देखिए, संवेगात्मकता का शिक्षार्थी पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ इमोशनलिटी अपॉन द लर्नर। जो सीखने वाले हैं, शिक्षार्थी कौन है, बच्चे हैं, सीखने वाले तो बच्चे ही ना है। तो इसका इमोशंस का शिक्षार्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी अभी आप लोग को बताया कि पेरेंट एटीट्यूड जो हम लोग देखे, कुछ पेरेंट्स जो है बार बार बच्चों के पास प्रेशर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे जो है दो ट्रैक पकड़ लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो पॉजिटिव वे में चले जाएंगे, और कुछ बच्चे जो है नेगेटिव वे में चले, ठीक है। अब कुछ बच्चा जो है बार बार तो मारते हैं, बार बार तो डांटते हैं, चलो आज भी डांट सुन लेंगे, नेगेटिव वे में चले गए। कुछ बच्चा डर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। देखिए, यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, इतने सारे हम लोग जो कारण देखे स्ट्रेस के, बच्चों के इमोशनल स्ट्रेस के जो कारण देखे, इससे बच्चों पर बहुत ज्यादा इमोशनली इफेक्ट पड़ता है, उन पर प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव जो है, ये जो इफेक्ट्स है, ये दो टाइप के हो जाएंगे आपके। टू टाइप्स के कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएगा हम लोग का पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। दो ही रीजन, दो ही हम लोग का रास्ता है ना। या तो बच्चे जो है पॉजिटिवली जो है मूव कर जाएंगे, या फिर उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे नेगेटिवली मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये दो ही हम लोग का कारण बनता है। तो बच्चों के स्ट्रेस का ये पॉजिटिव यानी कि धनात्मक प्रभाव, और दूसरा हम लोग का नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक प्रभाव। देखिए देखिए, हम लोग का पहले पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है। अगर बच्चे बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस में है, या फिर उनपे इमोशंस का इफेक्ट जो पड़ रहा है, तो उसके कारण बच्चे बच्चे पे क्या असर हो रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट में देखिए क्या क्या होता है। पॉजिटिव इफेक्ट में हम लोग का फर्स्ट दिया हुआ है कि संवेग शरीर को कार्य करने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। बच्चा इमोशन में है, बच्चा इमोशनली स्ट्रेस है, या फिर बच्चा जो है हम लोगों का इमोशनली जो है, कुछ बच्चे को बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि कुछ करो कुछ करो, बच्चा इमोशंस में आ गया, ठीक है। देखिएगा, कुछ कुछ बच्चा ऐसा होता है ना कि आप उसको चैलेंज दीजिएगा ना, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो बच्चा क्या है, इमोशन में ना आ गया, ठीक है। बोला जाता है कि तुम तो ये कर ही नहीं पाएगा, तो बच्चा उस समय क्या किया, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, इमोशनली बच्चा एक्टिव हो गया, और एक्टिव होके ऐसे वर्क को भी वो सक्सेसफुली कर लेता है जो वर्क उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, चाहे
वो वर्क उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, मतलब उसके लिए नामुमकिन टाइप का था, फिर भी वो वर्क को वो कर लिया। तो उसमें बच्चा क्या है, फिजिकली एक्टिव हुआ, मेंटली एक्टिव हुआ ना, दिमाग भी दोहराया, शरीर भी दोहराया, तब तो बच्चा वो काम कर पाया। तो ये जो है हम लोग का एक पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। ठीक है, दो ही ट्रैक अपनाएंगे, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो पॉजिटिव में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हम आप लोग को वो बता रहे हैं। तो संवेग जो है शरीर को कार्य करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित कर देता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देगा। हम जब भी किसी संवेग में आते हैं, हमको कोई चैलेंज कर दिया, हम संवेग में आ गए, तो हम क्या हो गए, फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट देता है, आप लोग देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे कि उस लड़की का एक पैर नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा कि तुम क्या करोगे, मैं ये डुप्लीकेट पैड लगा के तुमको कौन सा मैराथन दौड़ना है। वो जो लड़की है इमोशनली बहुत ज्यादा क्या हो गई, संवेग में आ गई, स्ट्रेस में आ गई, जिसकी वजह से उसने फिजिकली ऐसा वर्क करके दिखाया जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे क्या है, संवेग शरीर को कार्य करने के लिए क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है, हम लोग को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है। हम लोग देखिएगा कभी भी किसी भी संवेग में आते हैं, चाहे वो हम लोग का पॉजिटिव संवेग हो, चाहे वो हम लोग का नेगेटिव संवेग हो, हम लोग कभी भी किसी भी संवेग में आते हैं तो हम लोग शारीरिक कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, कोई भी फिजिकल वर्क करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए खुशी का ही माहौल देखिए, अब काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कोई बोला कि आज हमको ये सारा का सारा वर्क आज कंप्लीट मिल जाएगा ना, तो आप लोगों को जिसको जितना गुपचुप खाना है गुपचुप खिलाएंगे। बच्चा क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और फिजिकली सारा वर्क करके खत्म कर दिया। तो ये जो है हम लोग का किसी भी फिजिकल वर्क को करने के लिए, शरीर को उत्तेजित करने के लिए हम लोग का ये संवेग का पॉजिटिव इफेक्ट हम लोग के ऊपर पड़ता है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है कि संवेग संचार का एक माध्यम है। संचार का मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोग जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के पास शेयर कर रहे हैं, या फिर दूसरे की फीलिंग्स को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा मीडियम क्या है, हम लोग का संवेग। ठीक है, देखिएगा हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो अपनी बातों को दूसरे से शेयर करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सैड भी होंगे तो भी अपनी बातों को दूसरों से शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशंस का एक माध्यम है। हम लोग जब बहुत ज्यादा संवेग में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग किसी ना किसी ऐसे अपने फ्रेंड्स को, चाहे अपने पेरेंट्स को, चाहे किसी से अपने बातों को हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है, कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा मीडियम है। इसके जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने बातों को दूसरों तक शेयर करते हैं। थर्ड बोल रहा है कि संवेग सामाजिक मूल्यांकन और आत्म मूल्यांकन का एक माध्यम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सेल्फ एंड सोशल इवेल्युएशन का हम लोग का क्या है, एक मीडियम है। मतलब हम लोग अपने आप को भी जज कर रहे हैं और साथ ही साथ सोसाइटी को भी, समाज के लोगों को भी, इमोशंस के थ्रू। ठीक है, हम लोग इमोशंस में आ जाते हैं, तो हम लोग अब देखिएगा जब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम लोगों में क्या कमियां हैं, क्या है, या फिर हम जो है क्यों इस प्रकार से इस कंडीशन में आ गए हैं, हम लोग अपने आप को भी जज कर रहे हैं उसमें, अपना भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ सोसाइटी उस समय आपके साथ कैसा बिहेव कर रही है। ठीक है, सोसाइटी का क्या रवैया है आपके लिए, सोसाइटी आपको कैसे ट्रीट कर रही है, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम पे जज करते हैं, दूसरों को जज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है, हमारा खुद का अपने प्रति हमारा क्या सोच है, या फिर हम क्या खुद के लिए सोचते हैं, या फिर हम हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होने चाहिए। ठीक है, इवेल्युएशन का मतलब क्या है, कि उसको जांचना, परखना, समझना। हम जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे ना, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में आ जाएंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारे चीज उभर कर आते हैं, जो चीजों को हम कभी कभी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो चीजों को भी वहां पे हम देखते हैं कि हमारे इस गलती या हमारी इस खामी की वजह से यह नुकसान हो गया, चाहे ये चीज हो गया। ठीक है, मान लीजिए
हमारी गलती की वजह से किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या है इमोशनली अपने आप को जज करने की कोशिश करेंगे, या फिर सोसाइटी उस समय उसका कैसे सपोर्ट किया, सोसाइटी ने उसके लिए क्या बोला क्या नहीं कहा, वो सोसाइटी को भी वहां पे जज करने की कोशिश करेगा। तो ये जो संवेग जो है हम लोग का सामाजिक मूल्यांकन और आत्म मूल्यांकन, इन दोनों को मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशंस का करने में हम लोग का क्या करता है, हेल्प करता है। हम लोग संवेग में आएंगे तो ही हम लोग अपने आप को जज करेंगे या फिर सोसाइटी को जज करेंगे। ऐसे नॉर्मली समाज क्या कर रही है, हम समाज क्या कर रहा है, सोसाइटी क्या कर रहा है, हम लोग अब नॉर्मल रहते हैं ना, तो हम लोग को किसी का कोई चिंता या कोई फिक्र नहीं रहता है कि हमको कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। जब हम लोग इमोशंस में रहते हैं देखिएगा, उस पर हम लोगों का बहुत ज्यादा आप डिप्रेस है, बहुत ज्यादा आप टेंशन में है, और उसमें आपको दो बात अगर कोई और आके सुना दिया तो देखिए उस समय आपको कैसा फील होगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, और उसमें भी आपको चार बात अगर कोई आके सुना दिया तो आपको लगेगा ना कि समाज वाले सब वैसे ही है, वो हमारे फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं। आप उस समय अपने आप को, सोसाइटी को, हर किसी को जज करने की आपकी कैपेसिटी हो जाएगी कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है, कौन आपके वेलफेयर के लिए सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ये सब चीजों का आपको उसमें समझ आ जाता है। तो ये हम लोग के सामाजिक और आंतरिक मूल्यांकन दोनों के लिए ही हम लोग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फोर्थ नंबर बोल रहा है कि संवेग द्वारा सामाजिक अंतःक्रियाएं प्रभावित होती हैं। सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट होना, सोसाइटी के साथ हम लोग जिस प्रकार से हम लोग का रिलेशन रहता है, हम लोग बहुत ज्यादा संवेग में हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अपना भी फ्रेंड सर्कल है, अपना दोस्त है, हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, स्ट्रेस हैं, दोस्त बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बार बार हमसे हमारा प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, हम उसको गुस्से से डांट दिए, ठीक है, या फिर हम उसको कुछ बुरा भला कह दिए, तो इससे हमारा सोसाइटी इफेक्ट हुआ। हमारा वो जो फ्रेंड सर्कल था, हमारा क्या है, समाज ही ना है, हमारा सोसाइटी है, चाहे आसपास के लोग हों, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे स्कूल के हो, कुछ भी है, हमारे आस पड़ोस में हो, सब का सब हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है। तो वहां पे अगर इमोशनली हम उन लोगों को कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आके या गुस्से में आके कुछ बोल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये हमारा जो है सोसाइटी से इफेक्ट होगा, हमारा रिलेशंस इफेक्टेड होगा। इसके बाद मान लीजिए खुशी, बहुत ज्यादा आप क्या है, खुशी में है, बहुत ज्यादा आप हैप्पी है, बहुत ज्यादा आप हैप्पी है, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर दिए, बहुत अच्छा काम कर दिए, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ही देख रहे हैं, तो पॉजिटिव इफेक्ट पे ही हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, समाज द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। तो हम लोग इमोशनली बहुत सोसाइटी का बहुत हेल्प कर दिए, कुछ कर दिए, तो इससे भी हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट हम लोगों पे पड़ता है, या फिर सोसाइटी पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। पांचवा बोल रहा है कि सांवेगिक अनुक्रियाओं के आधार पर बालकों में आदत का भी निर्माण होता है, बहुत सारी आदतों का निर्माण होता है हमारे अंदर। ठीक है, बहुत सारे हम लोग सांवेगिक अनुक्रियाएं, बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज हैं जो हम लोग इमोशनल होने के बाद ही करते हैं, तो उससे जो है हम लोग का एक आदतन बन जाता है, एक आदत बन जाता है, उस चीज को हम लोग बार बार रिपीट करने लगते हैं, चाहे हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा के कार्य में उस चीज को क्या कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से उसको एडप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इमोशनली जैसे कि मान लीजिए सांवेगिक अनुक्रिया के मतलब हंसना। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, तो हंस रहे हैं, देख रहे हैं कि हम जब बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, तो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी वैसा ही है, हम खुश हैं, आसपास का इन्वायरमेंट भी बहुत हैप्पी है, सोसाइटी को भी, आस पड़ोस के लोगों को भी, चाहे घर के फैमिली के मेंबर को भी हम बहुत ज्यादा हैप्पी रख रहे हैं, खुश रख रहे हैं, घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो देख रहा है कि इसका क्या एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। हम खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, हम जो है लोगों के सबके इन्वायरमेंट को अच्छा बना के रखे हैं, तो उसको क्या करते हैं लोग अपने आदत में शामिल कर लेते हैं कि इससे हमको क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सही है। ठीक है, आस पड़ोस के लोगों के साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा बना हुआ है। ठीक है, हम किसी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं है, किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम में नहीं है, तो लोग उसको अपने आदत में क्या कर लिए, शामिल कर लिए कि इसी तरह का एटमोस्फेयर, इसी तरह का माहौल रहेगा तो हम लोग सबके सब हैप्पी रहेंगे, या फिर हम लोग का रिलेशन जो है बहुत अच्छा बना रहेगा। तो सांवेगिक अनुक्रियाओं के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको अपनी आदतों में भी शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद लास्ट हम लोग का पॉइंट है, संवेग द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया भी प्रभावित होती है, जो कि ऊपर वाला जो पॉइंट था
सेम वही है, वही चीज है। संवेग द्वारा सामाजिक अंतर क्रियाएं क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। यानी कि हम लोग संवेग में आ जाते हैं तो सोसाइटी के साथ कुछ अच्छा कर दिए, सोसाइटी का कुछ भला कर दिए, समाज के किसी का कुछ हेल्प कर दिए, ठीक है, किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ उस समय हम उसके साथ खड़े हो गए, तो वो चीजें जो है पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो वो चीजें हमारे लिए, चाहे हमने जिसका हेल्प किया उसके लिए, दोनों के लिए ही क्या है, पॉजिटिव है, दोनों के लिए ही अच्छी है। समय आने पर हमारे साथ भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा। तो ये था हम लोग का पॉजिटिव में, ठीक है। संवेगात्मक का शिक्षार्थियों पर जो प्रभाव पड़ रहा है ये पॉजिटिव में पड़ रहा है। अब नेगेटिव में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, नकारात्मक रूप में क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए संवेग तनाव, तनाव बालकों में क्रियात्मक कौशल नष्ट हो जाता है। बच्चे जब मान लीजिए कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है, उसको ड्राइंग बहुत अच्छी है, चाहे बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, ठीक है, चाहे कुछ भी, कोई भी क्रिएटिविटी में बच्चा बहुत अच्छा है, बच्चा संवेग में आ गया। आप लोग फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स को देख लीजिएगा, क्रिकेट क्रिकेट जब हम लोग देखते हैं तो क्रिकेट के फील्ड में जो दूसरे कंट्री के प्लेयर्स होते हैं वो किसी भी प्लेयर्स के ऊपर, अपने ऑपोजिट प्लेयर्स के ऊपर कमेंट करते हैं। क्यों कमेंट करते हैं, उसको स्ट्रेस में लाने के लिए, उसको तनाव में लाने के लिए, ताकि जो उसकी क्रिएटिविटी जो है नष्ट हो जाए। वो जिस कुशलता के साथ या जिस तरीके से खेल रहा है वो चीज वो सही से ना कर पाए, वो आउट हो जाए, इसीलिए ना करा जाता है। तो ये जो है हम लोग अगर देखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव जो है, नेगेटिविटी की तरफ ये ले जा रहा है। तो बच्चे अगर सांवेगिक तनाव में आएंगे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनमें जो भी क्रिएटिविटी है, उनमें जो भी कौशल है, उनमें जो भी क्षमता है, वो क्षमता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह के तरीके से उस समय उसके अंदर से वो नष्ट हो जाएगी, नहीं, उस समय, उस क्षण के लिए वो क्रिएटिविटी उसमें से, अब वो मान लीजिए वो फोकस करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए अभी आप लोगों को क्रिकेटर का एग्जांपल दिए, सचिन तेंदुलकर का ही देख लीजिए, चाहे किसी का भी देख लीजिए, ठीक है, सचिन तेंदुलकर बूढ़ा हो गया, छोड़ दीजिए, इनका बात कर लीजिए, धोनी धोनी जी का बात कर लीजिए। तो क्रिकेट के फील्ड में जब कोई प्लेयर जो है अदर कंट्री का कमेंट करता है, कुछ करता है, तो वो क्या है, स्ट्रेस में आ गया, तनाव में आ गया। स्ट्रेस में आया, तनाव में आया, तो हम लोग क्या देखे थे, जब कोई भी स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है, बीपी बढ़ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, माइंड जो है हम लोग का स्टेबल नहीं रहता है। तो उस समय जो है वो फोकस कर पाएगा बल्ले पे कि हमको चौका मारना है, कि हमको छक्का मारना है। तो वो तो क्या हो गया, उसमें जो क्रिएटिविटी थी, उसमें जो कुशलता थी, उसमें जो कौशल था, वो कौशल तो उस क्षण के लिए, उस समय के लिए नष्ट हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक तनाव से बच्चों की क्रिएटिविटी नष्ट हो जाती है। इसके बाद बोल रहा है संवेग बालकों में शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। जब हम लोग संवेग में आ जाते हैं तो हम लोग में बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, गुस्से में आ जाते हैं हम लोग, देखिएगा किसी को भी देखिएगा, गुस्से में आ जाएंगे, चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा, हाव भाव ही बदल जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, या फिर अगर डर में है तो हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, जुबान लड़खड़ा रहे हैं। ये सारे बहुत सारे फिजिकल हम लोग में चेंजेस देखने को मिलते हैं। या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं ढंग से, एकदम बहुत ज्यादा टेंशन में है, हाथ पैर का कांपना, ठीक है, धड़कन का तेज होना, इसके बाद जो है हम लोग का जुबान का लड़खड़ाना, ये सारी क्रियाएं जो है हम लोगों के इमोशंस में आने के बाद हम लोग के शरीर में ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किसी को भी, चाहे किसी एनिमल्स में ही देखिए ना, एक डॉगी को चाहे किसी को भी आप डरा दीजिए, हम लोग देखे हैं सांप और नेवले का जो फाइट होता है वो देखे हैं, कैसे सांप जो है जब स्ट्रेस में आ जाता है तो फन फैला के खड़ा रहता है, चाहे नेवला पूरी तरह से अपने रोई को खड़ा कर लेता है। तो वो सब क्या है, उसका फिजिकल चेंजेस हम लोग को दिख रहा है, कैसे नेवला छोटे आकार से बड़े आकार में आ जाता है। चाहे बिल्ली को ही देखिए, आप लोग कैट को देखिएगा, जब उसको डराइएगा या फिर उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा या फिर उस पर कोई हमला कर रहा है तो वो अपने कैसे पूरे फर को खड़ा कर लेता है, उसका बॉडी का शेप आकार अचानक से बड़ा हो जाएगा, एकदम पूरा तन के खड़ा हो जाएगा, एकदम उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, हर एक चीज। ऐसा नहीं है कि ये केवल ह्यूमन में होता है, हम लोग शुरुआत में ही क्या पढ़े थे, ये जो हम लोग का इमोशनली जो प्रभाव पड़ता है ये केवल ह्यूमंस में ही नहीं दिखता है, ये एनिमल्स में हर किसी में आपको देखने को। तो क्या होता है हम लोग का शारीरिक परिवर्तन हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं।
इसके बाद बोल रहा है संवेग बालकों की बौद्धिक दक्षता पर भी प्रभाव पड़ता है डालता है। हम लोग क्या देखे थे कि जब बच्चे संवेग में आते हैं तो मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। बौद्धिक दक्षता, अब हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी, जितनी क्षमता थी, ठीक है, बच्चा जो है उस हिसाब से नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को इससे पहले संवेग और संज्ञान का हम रिलेशंस बताए थे ना। उसमें क्या बोले थे कि बच्चा जो है अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करके गया, लेकिन जो है वो रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट देख लिया, जिसकी वजह से जो है बच्चा इमोशनली हो गया और उसका माइंड जो है बौद्धिक क्षमता जिसकी जितनी थी उसकी उस हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए बच्चा जो है बहुत ज्यादा बौद्धिक क्षमता काम ना करने का एक और रीजन होता है, घर में बहुत ज्यादा तनाव है, माता पिता आपस में सब समय लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, लेकिन घर के तनाव की वजह से बच्चा क्या है, डिप्रेस हो गया है। उसमें जितनी बौद्धिक क्षमता है उस हिसाब से उस अनुसार वह वर्क नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है यहाँ पे दिमाग मस्तिष्क भी जो है प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देगा। या फिर बहुत समय ऐसा होता है कि पूरी तरह से बच्चा जो है डिप्रेशन में चला गया, बिल्कुल ही उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है नेगेटिविटी में अगर देखा जाए तो तीव्र संवेगात्मक अवस्था शिक्षार्थियों में विशेष ढंग की मनोवृत्ति उत्पन्न कर देती है, जिससे सामान्य समायोजन में कठिनाई होती है। मतलब उसका पूरी तरह से माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा संवेग की स्थिति में, बहुत ज्यादा उसका जो है नेगेटिव उस पर इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, तो उसका जो एटीट्यूड है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। एक शांत स्वभाव का बच्चा, माता पिता की बात को सुनने वाला बच्चा, पूरी तरीके से उसका ट्रैक चेंज हो गया। माता पिता को पलट के जवाब दे रहा है, वो जो बोल रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट वर्क कर रहा है। ठीक है, गलत लोगों के साथ उसकी संगति हो गई, गलत एटीट्यूड अपनाने लगा। तो ये सारी चीजें नेगेटिविटी हम लोग को देखने को मिलती है जब बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस या जो है इमोशंस में आ गया तो। और ऐसे बच्चे जो हैं सोसाइटी के साथ या फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अब एडजस्टमेंट करने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन यही कि बहुत ज्यादा इमोशन है। वो अब जो है वो किसी अदर के फीलिंग्स को समझेंगे ही नहीं, या फिर कोई अदर जो है उनकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेज में है, दोनों का अलग अलग इमोशनल स्टेज है। ठीक है, वो नॉर्मल है और एक जो है तीव्र संवेगिक स्टेज में है, तो जिसकी वजह से जो है दोनों में से कोई जो है एक दूसरे के फीलिंग्स को समझेगा नहीं, जिसकी वजह से बच्चे जो है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में रहते हैं और एडजस्टमेंट करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि हम लोग का किशोरावस्था का स्टेज बोले थे ना, बच्चा इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा कि उसको सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी एडजस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, अगर वहां पे पेरेंट्स भी अगर बच्चों के साथ रूडली बिहेव करें, उनको डांटे टपकारे या फिर बहुत ज्यादा उनको उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उनसे और ज्यादा कटता चला जाएगा, दूर होता ही चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बच्चों के इस स्ट्रेस को, मनोवृत्ति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके साथ हम रूडली बिहेव करेंगे तो बच्चा फिर कभी भी आपके कंट्रोल में या फिर सही ट्रैक पे नहीं आ पाएगा। तो बच्चे को सही ट्रैक पे लाना है, उसको सही रास्ता दिखाना है, तो हमको उसके फीलिंग्स को समझना होगा, जानना होगा और फिर उसके अनुसार उसके साथ बिहेव करना। तो ये था हम लोग का कुछ ऋणात्मक प्रभाव, और हम लोग कुछ धनात्मक प्रभाव भी देखे कि इमोशंस के कारण बच्चों में बहुत ज्यादा धनात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और इमोशंस के कारण बहुत ज्यादा बच्चों में ऋणात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, हम किसी एक को नहीं बोलेंगे कि बच्चे जो है इमोशंस के कारण केवल डेवलप भी कर रहे हैं, सही ट्रैक पर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, बच्चों का गलत ट्रैक भी हो सकता है, गलत लोगों के बीच भी पड़ सकते हैं, ये सारी चीजें भी हो सकती है। चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए आप। अच्छा, कौन कौन चलेगा यहाँ से? क्लियर हुआ मैम। क्लियर हो गया? सुदीप्ता जी सुदीप्ता जी बोल रहे हैं, सुभानु जी चले गए, आज निधि जी नहीं जुड़ी है। ज्योति जी का शादी अटेंड अभी तक खत्म नहीं हुआ, कितना शादी अटेंड करे, एक ही ननद का शादी था ना। हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए,
बच्चा संवेग की स्थिति में पॉजिटिव वे में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। अब टीचर्स, एज अ टीचर और पेरेंट्स का क्या ड्यूटी होता है, हम लोग ये टॉपिक देखेंगे कि संवेगिक विकास की समस्या को दूर करने की विधियां, मतलब कौन कौन सा मेथड ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, किस किस मेथड के थ्रू बच्चों के इस इमोशनल डेवलपमेंट में, जिससे बच्चों का इफेक्ट पड़ रहा है, हम लोग बच्चों का सही तरीके से उसका इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते। अगर बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या गलत चीजों को अपना रहे हैं, तो हम लोग कैसे उसको फिर से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको सही ट्रैक दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है, सोसाइटी का रोल। सबसे पहले हम लोग टीचर्स को के रोल को इम्पोर्टेंस बोलेंगे, पेरेंट्स का सेकंड में आएगा और सोसाइटी का थर्ड में आएगा। देखिए बोल रहा है, इसके लिए शिक्षक और शिक्षा मनोवैज्ञानिक, ठीक है, इन दोनों ने बहुत ही गंभीर मतलब सोच विचार करके क्या बताया कि सांवेगिक समस्या की पृष्ठभूमि कारकों को समझना, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चा अगर इमोशनल है, बहुत ज्यादा डिप्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, या गलत चीजों को कर रहा है, या फिर क्लासरूम में बच्चा जो है वो अदर बच्चों के साथ गलत बिहेव कर रहा है, या फिर टीचर्स के साथ वो सही से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आखिर इसका रीजन क्या है। पहला पॉइंट है हम लोग का सांवेगिक समस्या की पृष्ठभूमि को समझना। पृष्ठभूमि का मतलब हो गया हम लोगों का कि उसका जो बैकग्राउंड है बच्चे का, वो किस एटमोस्फेयर से आया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके क्या समस्या है, उसके घर का एटमोस्फेयर क्या है। मतलब हमको बच्चे का ऐसा जो बिहेव कर रहा है बच्चा दूसरों के साथ, ठीक है, या टीचर्स के साथ ऐसा जो बिहेव कर रहा है, इसका रीजन क्या है। हमको सबसे पहले तो बच्चे के रीजन को जानना है, उसके इस बिहेवियर के रीजन को जानना है कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो कोई भी क्राइम वाला एपिसोड देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि क्राइम हुआ तो क्यों हुआ, उसका मेन मोटिव क्या था, किस कारण से क्राइम हुआ, इन्वेस्टिगेशन होता है ना। यहाँ पे भी टीचर क्या है, टीचर जो है हर एक रोल निभाता है, टीचर्स को हर एक रोल निभाना है। तो यहाँ पे टीचर्स को सबसे पहले तो ये जानना है, समझना है कि बच्चा जो ऐसा एटीट्यूड रखा है, बच्चा जो ऐसे बिहेव कर रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, इसका एटमोस्फेयर, घर का इसका बैकग्राउंड कैसा है, घर में इसके पेरेंट्स का कैसा बिहेवियर है इसके प्रति, या फिर इसका बिहेवियर इसके पेरेंट्स के प्रति कैसा है, ठीक है। वो सब चीजों को जानना है, समझना है, और इसके बाद फिर हमको बच्चे के ऊपर फोकस करना है कि बच्चे को हम किस तरीके से सही ट्रैक पर ला सकते हैं। लेकिन पहले हम उसके रीजन को जानेंगे, उसके कारण को जानेंगे कि बच्चे के ऐसे एटीट्यूड का कारण क्या है, मेन कारण क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, भूख से रो रहा है, चाहे पेट दर्द से रो रहा है, चाहे उसका नापी गीला हो गया इसकी वजह से रो रहा है, तो हम लोग बच्चा रो रहा है तो उसके मुंह में लाके सीधे बॉटल तो ठूस नहीं देते हैं ना। हम लोग पहले उसका रीजन जानते हैं कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है, ठीक है। मेन उसके रीजंस को जानते हैं, फिर हम लोग उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, बच्चा अगर इस तरह का एटीट्यूड अपनाए हुए है, ऐसा वो बिहेव कर रहा है, तो हमको उसके मेन रीजन को जानना है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। सबसे पहले तो उसका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, वो किस एटमोस्फेयर से आया है, वो किस माहौल में रहता है, उसका सोसाइटी कैसी है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। इन सभी चीजों को देखना है, जानना है, समझना है, इसके बाद हमको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? सब धीरे धीरे मूव करते जा रहे हैं, क्या बात है। अब कौन चलेगा? मैम। एक बार फिर से रिपीट कीजिए मैम। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। दीपेंद्र जी, आप बोले ना? जी मैम। चलिए, सांवेगिक विकास को दूर करने के लिए, मान लीजिए बच्चा जो है, बच्चों को हम लोग को इमोशनली डेवलप करना है। हम लोग क्या देखे अभी, पॉजिटिव वे भी देखे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे, नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे कि बच्चे पे, बहुत से बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चा जो है इमोशनली डेवलप्ड कर रहा है। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो डेवलप तो कर रहा है, लेकिन कहाँ की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ। अब हमको बच्चे को सुधारना है, हमको बच्चे को सही ट्रैक पे लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हम बच्चे का बैकग्राउंड चेक करेंगे, बच्चा किस एटमोस्फेयर से आया है, ठीक है।
पेरेंट्स का कैसा ट्रीटमेंट, पेरेंट्स कैसे बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, उसके घर का माहौल कैसा है, ठीक है, इसके बाद बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, इन सब चीजों को, बेसिक चीजों को हम जानेंगे। अगर मान लीजिए बच्चा जो है क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ बहुत उद्दंड बच्चा है, परेशान करता है, सामानों को चोरी कर लेता है, या फिर क्लासरूम में कोई वर्क नहीं करके आता है, टीचर्स अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे तो पलट कर उल्टा जवाब दे देता है, तो बच्चा आखिर इस तरह का बिहेव कर क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसके रीजंस को हम लोग पहले जानेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। पहले हम जानेंगे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका आसपास का एटमोस्फेयर कैसा है, उसके पास पड़ोसी कैसे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। इसके बाद हम उस बच्चे का, हम जान जाएंगे कि बच्चे का घर का माहौल सही नहीं है, उसके घर में माता पिता सब समय जो है किचकिच करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो बच्चा उन सब चीजों को देख रहा है। हम लोग क्या देखे हैं कि बच्चे में ऑब्जर्वेशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चा देख रहा है कि पेरेंट्स तो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत गलत शब्द बोल रहे हैं, बच्चा इस चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चा वही चीजों को, उसी एटीट्यूड को जो है, जहां जा रहा है उसी एटीट्यूड को अपना रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को रीजन जानना है कि बच्चा का ये एटीट्यूड है क्यों, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी इसी तरह का बिहेव कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स भी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसके पेरेंट्स भी गलत शब्द करते हैं, या उसके पेरेंट्स में भी चोरी की आदत है, जिसकी वजह से बच्चा इस टाइप का हरकत कर रहा है। अब हम उस बच्चे का प्रॉब्लम जान गए, उसका मेन रीजन जान के अब हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि हम इस स्टेज में ना बच्चों को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत एटीट्यूड अपना रहा है, तो हम टीचर्स में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो बच्चे को सही ट्रैक पे ले आए, उसके माइंड को डाइवर्ट करे, उसको सही चीजें बताए, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सही चीजों को जानना है, इसके बाद उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। अभी समझ में आया? जी मैम। इसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था कि उसकी पृष्ठभूमि को जानना, सेकंड पॉइंट है कि शिक्षकों का वस्तुनिष्ठ आवेष्टन यानी कि शामिल, यानी कि ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स। टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर्स को हर एक बच्चे को पर्टिकुलरली, हर एक बच्चे को उसके कैपेसिटी के अनुसार, उसके इमोशंस के अनुसार हर एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। टीचर अगर नहीं जानेगा बच्चे को पर्टिकुलरली, तो टीचर हर बच्चे का डेवलपमेंट करने में भी सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि हमको जानना है कि कौन सा बच्चा उद्दंड है, कौन सा बच्चा शांत स्वभाव का है, ठीक है, कौन सा बच्चा जो है हम लोग का जो है क्लासरूम में अभद्र हरकत करता है या दूसरों को क्या कहता है, कौन से बच्चे की आदत जो है चोरी की है। हमको हर एक बच्चे को पर्टिकुलरली, हर एक बच्चे को, क्लासरूम है वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, इंडिविजुअली हर एक बच्चा अलग अलग इमोशंस का है, अलग अलग उसकी कैपेसिटी है, हर एक चीज उनका अलग है। तो हमको हर एक बच्चे के विषय में जानना है, पर्टिकुलरली हर एक बच्चे के विषय में जानना है। इसीलिए हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले एक टॉपिक पढ़े थे ना, कि क्लासरूम का जो आकार है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लासरूम का आकार इतना ही होना चाहिए कि टीचर हर एक बच्चे को पर्टिकुलरली जान सके, समझ सके, उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सके, ठीक है। तो हर एक बच्चे को पर्सनली जानिए, समझिए, इनके समस्याओं का हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है, निवारण करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टीचर क्या होते हैं, एक सहायक के रूप में होते हैं। टीचर जो होते हैं एक सहायक के रूप में होते हैं, हम लोग एक सपोर्टर होते हैं, जो हम लोग को सही ट्रैक बताते हैं, सही रास्ता बताते हैं कि तुम ये काम करो तो तुम्हारा फ्यूचर जो है सिक्योर होगा, चाहे तुम इस चीज में बहुत ज्यादा डेवलप्ड कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे में ये कैपेसिटी है, तुम्हारे में ये चीजों को करने की का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो टीचर एक सहायक के रूप में होते हैं, वो हमें सही चीजें और सही ट्रैक पर ले जाने का काम करते हैं। तो वो हम लोग को, टीचर हम लोग को क्या देख रहा है, क्लास में मान लीजिए हम ही एज अ टीचर हैं, हम क्लास में जा रहे हैं, हम सारे बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं, तो हमको उसमें पता है ना कि ये बच्चा जो है क्लास में क्वेश्चंस का आंसर अगर पूछा जाए तो कभी जवाब नहीं देता है, इसका होमवर्क प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है, चाहे ये बच्चा बहुत उद्दंड है, बहुत जो है बदमाश है। तो हमको हर एक बच्चे को कैसे अलग अलग हैंडल करना है, हमको अपना इन्वॉल्वमेंट वहां पे दिखाना है, हम कितना ज्यादा बच्चों के बीच में इन्वॉल्व है, ठीक है, हम कितना हर एक बच्चे को पर्टिकुलरली बच्चे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारा टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम जो है गए एक प्रोफेशनल टीचर्स की तरह गए, लेक्चर्स दिए, ब्लैक बोर्ड पे बताए और चले आए,
ऐसे टीचर्स का रोल नहीं होता है। टीचर अगर ऐसा रहेंगे तो कभी भी किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहां पे हमको अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, हमको बच्चों के साथ हंसना है, बोलना है, बच्चों के प्रॉब्लम्स को जानना है, बच्चों के साथ जो है उनके प्रॉब्लम्स को पूछना है, शेयर करना है कि हाँ भाई आप होमवर्क नहीं किए, चाहे हम ये सम्स आपको कल बताएं, आज आप इसको क्यों नहीं करके आए। ठीक है, हम बच्चों से बहुत अच्छे से प्यार से पूछेंगे, पोलाइटली पूछेंगे। अब हम उसको रूडली डांट देंगे तो वो बच्चा हमसे अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसे पोलाइटली बात करेंगे, पोलाइटली उसके साथ बिहेव करेंगे, तो वो बच्चा बोलेगा कि हाँ सर आप जो हमको ये कल सम्स बताए थे ना, हमको समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा वो चीज बताएं। ठीक है, तो हमको बच्चे के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा वहां पे दिखाना है। अगर हमको बच्चे को इमोशनली डेवलप करना है या फिर फिजिकली जिस जिस टाइप से भी हम लोग को बच्चे का डेवलपमेंट देखना है, तो हम लोगों को अपना इन्वॉल्वमेंट वहां पे बहुत ज्यादा दिखाना। हम अगर प्रोफेशनल टीचर्स की तरह हमको नहीं रहना है कि गए क्लास लिए लेक्चर दिए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, गुरु और आचार्य जो होते थे पेड़ के नीचे बैठ गए, उस समय तो बुक्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, वो स्पीच दे दिए, सुनने वाले श्रोता लोग बैठे हुए हैं, सुने और जो है क्लास ओवर हो गया। अब उसमें किसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन उसको ऑब्जर्व किया या नहीं, ठीक है, ये कोई गुरु लोग कभी पूछने आते थे? जिसकी कैपेसिटी जितनी उसके अनुसार वो ऑब्जर्व किए। पहले वाला हम लोगों को एजुकेशन यहाँ पे नहीं अपनाना है। ठीक है, हम लोग को अब के मॉडर्न एजुकेशन को अपनाना है, अपना इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा दिखाना है। हम प्रत्येक बच्चे से पर्टिकुलरली हम जान रहे हैं कि ये बच्चा बहुत कमजोर है या फिर ये बच्चा जो है बहुत कम बोलता है, ये कभी भी आंसर नहीं देगा, हम ऐसे बच्चों को ज्यादा खड़ा करेंगे। ठीक है, कि आप बताओ, हमने अभी ये जो बताया, ये जो समझाया, आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर आप इसको समझे या नहीं समझे। तो इस तरीके से करने से ना आपका इन्वॉल्वमेंट अगर ज्यादा दिखेगा तो बच्चे भी आपसे घुले मिले रहेंगे और अपने प्रॉब्लम्स धीरे धीरे देखिएगा। वो बच्चा जो क्लासरूम में नहीं बोलता है, जो अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करता है, वो बच्चा भी अपने प्रॉब्लम आपसे शेयर करने लगेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक दंड बच्चा है, आप उससे कुछ पूछे और वो आपको उल्टा जवाब दिया और आप भी उस पर चिड़चिड़ा के उल्टा जवाब दे दिए, तो ऐसे माहौल में क्या होगा, बच्चा और ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस हो जाएगा। एक तो बच्चा अपना इमोशनली स्ट्रेसनेस की वजह से ही बच्चा आपको ऐसे पलट के जवाब देता है। सांवेगिक तनाव की वजह से बच्चा आपको ऐसे पलट के जवाब दे रहा है। बच्चा आपको उल्टा जवाब दिया, गलत जवाब दिया, आप भी उससे चिड़चिड़ा के उसको डांट दिए या फिर उसको क्लास से बाहर निकाल दिए, तो बच्चा तो और ज्यादा तनाव की स्थिति में आ जाएगा। हम लोग को ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं। ठीक है, हमको पता है कि वो हमको उल्टा जवाब दिया है और हम भी अगर उसको डांट दिए, चिड़चिड़ा के उसको कुछ बोल दिए, क्लासरूम के बाहर निकाल दिए, तो वो बच्चा कभी भी हमसे मिल नहीं पाएगा या फिर अपने प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं कर पाएगा, या फिर हम लोग कभी भी अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर। तो वहां पे हमको कभी भी वैसा बिहेव नहीं करना है। ठीक है, ठीक है ना, यस की मैम। समझ में आया, Yes, नहीं ma'am. समझ। यस मैम। चलिए अगला है हम लोग का सुखद सांवेगिक अनुभूतियों को उत्पन्न करना, यानी कि फॉस्टरिंग द प्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस। बच्चों में दो तरह के हम लोग के इमोशन है, एक है हम लोग के एक सुखद भी है, दुखद भी है। ठीक है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो हम लोग को क्या करना है, हम जान रहे हैं कि बच्चे में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। तो हमको क्या करना है एज अ टीचर, हम लोग को बच्चे के जो नेगेटिव हम लोग के एटीट्यूड्स हैं या फिर नेगेटिव जो उनके इमोशंस है, उसको भी हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड को भरने का हमको काम करना है। तुम ये नहीं कर पा रहा है, तुमको ये पढ़ने नहीं आता है, कोई बात नहीं। बच्चा तो है नेगेटिविटी में ना है कि हमको तो पढ़ने ही नहीं आता है। ठीक है, हम इसको याद कैसे करेंगे, हमको तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, तो हम इसको याद, हम इसको पढ़ेंगे ही नहीं। उसको क्या किया, नेगेटिव थिंकिंग के अंदर उसको छोड़ दिया, उसको बुक को उठाया ही नहीं। तो हमको उसके नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। जो बच्चा नेगेटिव सोच रहा है उसको पॉजिटिव ट्रैक पे लाना है। ठीक है, जो ऋणात्मक उसकी सोच है उसको हमको धनात्मक सोच में उसको बदलना है। ये टीचर का ड्यूटी है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चों में जितनी भी नेगेटिविटी है उन सबको हमको पॉजिटिव करना है। तो इससे क्या होगा, बच्चों में पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो बच्चे का हम लोग का इमोशनल डेवलपमेंट सही तरीके से होगा।
पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से होगा। देखिए क्या बोल रहा है, सुखद संवेग में क्या बोल रहा है कि हम लोग को ज्यादातर क्या करना है, बच्चों को सुखद संवेगों की उत्पत्ति के लिए हम लोग को प्रयास करना है। तो स्कूल में बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग क्षमता है, किसका किस में इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी का प्ले में इंटरेस्ट है, किसी का ड्राइंग में है, किसी का जो है स्पीच देने में है, कोई जो है एक्ट करने में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो हमको हर एक चीजों के इसकी चीजों को समझना है। और मान लीजिए बच्चा पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, लेकिन उसको खेल में बहुत अच्छा उसका इंटरेस्ट, ठीक है, वो खेल में बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो हम वो पढ़ने के प्रति उसका जो है बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो हम जो है उसके इस नेगेटिव पॉइंट को जो है खेल के माध्यम से उसको पॉजिटिव में टर्न करने की कोशिश करेंगे। हम पहले उसको उसका जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें जिसमें रुचि है, उसी फील्ड में उसको ले जाएंगे। उसको बोलेंगे कि तुम इस फील्ड के थ्रू भी आगे की तरफ मूव कर सकते हो, होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता, बोलता है कि हम तो बड़े होके सचिन तेंदुलकर बनेंगे, धोनी बनेंगे या विराट कोहली बनेंगे। तो बोला जाता नहीं कि ठीक है बेटा, आपको विराट कोहली बनना है, आपको सचिन तेंदुलकर बनना है, हम आपको एडमिशन करवा देंगे, ठीक है। हम पहले धीरे 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 उसको उस प्लेटफॉर्म पे आगे की तरफ मूव कराएं, इसके बाद हम उसको स्टडी की तरफ भी मूव करवाएंगे। बोलेंगे कि बेटा अगर वहां जाओगे, देखोगे प्लेयर्स लोग कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, चाहे कैसे वो लोग खेलते हैं, तो वहां पे भी स्टडी बहुत जरूरी है। तो बच्चा जाहिर सी बात है पॉजिटिव की तरफ, वहां पे पॉजिटिविटी की तरफ बच्चा मूव करेगा। तो हमको क्या करना है, वो जो स्टडी के प्रति उसकी नेगेटिविटी थी कि हम कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं, हम कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे वो आगे मूव करना चाहते हैं, हम उसी फील्ड में उसको पॉजिटिविटी की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा उनके माइंड में जो है पॉजिटिव थिंकिंग को भरना टीचर्स की का ड्यूटी होता है, ठीक है, टीचर का कार्य होता है। और ये टीचर्स को करना होता है हर एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए, क्लासरूम के जितने बच्चे हैं सबके लिए। और हर बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई क्षमता जरूर होगी। किसी में एक से ज्यादा होती है, किसी में 2 होगी, 3 होगी, 1 होगी, लेकिन हर बच्चे में अपना अलग अलग क्षमता जरूर होगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हम लोग का पॉइंट बोल रहा है सामवेगिक विरेचन। विरेचन का मतलब होता है हम लोग का निकालना, ठीक है। मान लीजिए सामवेगिक विरेचन का मतलब हो गया कि बच्चा जो है स्ट्रेस में है या फिर नेगेटिविटी उसके अंदर ज्यादा भरी हुई है, तो उसके माइंड से अभी अभी जो पॉइंट्स पढ़े ना वही चीज है, उसके माइंड से नेगेटिविटी को बाहर निकालना और पॉजिटिव चीजों को अंदर घुसाना, ठीक है। अब बच्चा सोच रहा है कि हम तो कभी भी पढ़ ही नहीं पाएंगे। कोरोना टाइम में जिन लोगों को कोरोना हो गया, जिनके मन में ये नेगेटिविटी बढ़ गई कि अब हम कभी उभर ही नहीं पाएंगे, हम जिंदा बच ही नहीं पाएंगे, डॉक्टर्स हैं चाहे जो भी हैं, क्या उनको पॉजिटिव चीजें बता देते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम आगे की तरफ मूव कर जाओगे, तुम यहाँ से रिटर्न अपने घर जाओगे, अपने फैमिली की तरफ। पॉजिटिव चीजें उनके माइंड में डालने की कोशिश की जा रही थी ताकि उनका इम्यून पावर बढ़े, वो बीमारियों से लड़े। यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। बच्चे के दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है उसको निकालना है और निकाल के पॉजिटिव चीजों को डालना है ताकि बच्चे और ज्यादा एनर्जेटिक हो और बच्चे उस फील्ड में अच्छा से अच्छा वर्क कर सके, ठीक है। वही चीज है और कुछ नहीं। तो इतना हम लोग का ये जो पॉइंट्स था ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग दो जो हम लोग के मनोवैज्ञानिक है ब्रॉनफ्रेंड ब्रेयर और एक एरिक एरिक्सन, इन दोनों की थ्योरी पढ़ेंगे। ये यस क्लियर मैम, हुआ, क्लियर है। क्लियर हुआ ना। अब देखिए हम लोग दो मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी पढ़ेंगे। एक है हम लोग के ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर, इनका थ्योरी का नाम है पारिस्थितिक परक सिद्धांत, ठीक है। इकोलॉजिकल थ्योरी ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी है और एरिक एरिक्सन का हम लोग का मनोसामाजिक सिद्धांत यानी कि हम लोग का साइकोलॉजिकल, ठीक है, सॉरी साइको सोशल थ्योरी हम लोग का ये हो जाएगा। एरिक एरिक्सन जी का साइको सोशल थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन आता है एरिक एरिक्सन का थ्योरी कौन सा है, साइको सोशल है या फिर इकोलॉजिकल है, ठीक है, कौन सा थ्योरी है। हम लोग का ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने कौन सी थ्योरी दी है, तो ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर ने हम लोग को इकोलॉजिकल थ्योरी दी है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं पारिस्थितिक परक सिद्धांत, और एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत,
ठीक है। यानी कि इन दोनों जो मनोवैज्ञानिकों ने जो थ्योरी दी है ना, ये किसके ऊपर थ्योरी दी है? इन्होंने ये जो थ्योरी दी है ये सामाजिक सांवेगिक विकास के ऊपर, यानी कि बच्चों का सामाजिक और सांवेगिक इन दोनों का डेवलपमेंट एक साथ कैसे हो। ठीक है, बच्चे जो है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट इन दोनों का कंबाइंड में डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, कैसे होता है। ठीक है, कैसे कैसे इरिक्सन साहब ने इसको स्टेजेस में बांट के दिया है, किस किस स्टेज में कैसे कैसे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड कैसे डेवलपमेंट होता है। और ब्रॉनफ्रेंड ने इसको जो है ये एज में डिवाइड नहीं किया है, बिना डिवाइड किए ही उन्होंने इस पे थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये दो मनोवैज्ञानिक है जिनका हम लोग सामाजिक सांवेगिक विकास पढ़ेंगे, यानी कि सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कंबाइंड में बच्चों का कैसे होता है, इन दोनों का थ्योरी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ब्रॉनफ्रेंड की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इकोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं, पारिस्थितिक परक सिद्धांत। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ब्रॉनफ्रेंड की थ्योरी को हम लोग पारिस्थितिक परक सिद्धांत इकोलॉजिकल थ्योरी बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चे समाज के साथ और अपना इमोशनल है जो इमोशन जो है उसके साथ, इन दोनों के साथ कंबाइंड कैसे मूव कर रहे हैं सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी और प्लस अपना इमोशन, इन दोनों के साथ कंबाइंड बच्चे कैसे मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने थ्योरी दी है। देखिए, ब्रॉनफ्रेंड का जो थ्योरी हम लोग का इकोलॉजिकल थ्योरी, आज स्टार्ट करें, आज कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, 40 ऑलरेडी, आज इसको रहने दीजिए। कल हम लोग ये जो कल जो है हम लोग ब्रॉनफ्रेंड और इरिक्सन दोनों की थ्योरी को कल कंप्लीट कर लेंगे, कल पक्का कंप्लीट कर लेंगे। और कल है हम लोग का फ्राइडे, कल है फ्राइडे। चलिए, फ्राइडे, और इस बार सैटरडे हम लोग ईवीएस नहीं पढ़ेंगे, सैटरडे हम लोग ये सीडीपी का ही टॉपिक पढ़ेंगे। 10 मिनट आप लोगों से कुछ प्रीवियस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग को कितना याद है देखें हम भी जरा, पूछे ना। यस मैम। जी मैम। चलिए, दीपेंद्र जी आप तो शुरुआत से जुड़े ही नहीं थे, आप तो शुरुआत से जुड़े ही नहीं थे। जीवन का अनुपम काल, सुदीप्ता जी। बाल्यावस्था को मैम। बाल्यावस्था को कहते हैं अजय जी, अजय जी है ना, हाँ राहुल जी चले गए। किशोरावस्था मैम। बाल्यावस्था का क्या बोले आप? किशोरावस्था मैम, अनुपम काल। किशोरावस्था अनुपम काल, किशोरावस्था को किस एंगल से आप अनुपम काल बोल रहे हैं? इतना बच्चा स्ट्रेस में रहता है, इतना टेंशन में रहता है, अनुपम काल कहलाएगा किशोरावस्था बच्चों के लिए? लॉजिकली सोचिए। सुदीप्ता जी जो आंसर दी वो आंसर सही है अंकित जी? जी मैम। कहाँ चले गए थे राहुल जी, नाश्ता वास्ता करने? नो मैम, कॉल आ गया था। ये सुदीप्ता जी जो आंसर दी वो आंसर बिल्कुल सही है। अनुपम काल जीवन का बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल कहते हैं, समझ में आया? और अजय जी थोड़ा यहाँ भी फोकस कीजिए, किशोरावस्था किसी एंगल से अनुपम काल होगा, वहां पे बच्चे क्या बहुत ज्यादा फ्री रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, इंजॉयमेंट रहता है उस स्टेज में, उस स्टेज में ये enjoy हमको लगा ना मैम कि जैसे जो होता ना जीवन का, टेंशन जैसे से कि भरा हुआ काल है महत्वपूर्ण मैम काल होता है, इस किशोरावस्था। वजह से हम बोले। उसको आप लोग थोड़ा लॉजिकली सोचिए। आप लोग को हर एक एज को डिवाइड करके बता दिया गया है किस किस में क्या क्या होता है, उस चीज को लॉजिकली सोचिए। ठीक है, अच्छा बताइए तो मैम वो दोनों थ्योरी कल होगा। दो क्या तो कब? दिया था। ये जो थ्योरी है ये
इरेक्शन की और एक कल दोनों अभी आज करवाएंगे ना, तो ब्रॉनफ्रेंड की थ्योरी और इरिक रिएक्शन की थ्योरी जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आधा अधूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं, टॉपिक आज आधा हो कल आधा हो, इसीलिए हम सोचे कि कल ही करवाएं, ठीक है। इसलिए हम ओके ओके प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे। चलिए बताइए तो, आप ही से हाँ दीपेंद्र जी, आप हमसे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं? नो मैम। हाँ तो म्यूट कर लीजिए। बताइए तो, राहुल जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यस मैम। ये जो हम लोग का जो मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, बच्चों में जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा होता है हम लोग को बताइए। मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप के होते हैं? याद नहीं आ रहा मैम। याद नहीं आ रहा है क्या? अरे सुदीप्ता जी आप आंसर नहीं दीजिएगा, आप आंसर दे दीजिएगा, हमको पता है आप आंसर दे दीजिएगा, हमको पूछने दीजिए पहले, ठीक है। चलिए गायत्री जी आंसर दीजिए तो, मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप के होंगे? मोटर डेवलपमेंट, गायत्री जी, बच्चों में जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो कितने टाइप के होते हैं? नहीं याद है। चलिए यहाँ पे आरती जी नहीं, पूजा जी आप बताइए तो। पूजा जी, मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप के होंगे बच्चों में? लोग बताइएगा नहीं तो बहुत गलत गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा फोकस कीजिए पढ़ाई के ऊपर। चलिए बताइए सुदीप्ता जी। मैम 2 टाइप्स के, फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में बच्चों का जब जन्म होता है तो बच्चों का जो डेवलपमेंट मोटर डेवलपमेंट होगा वो फाइन से ग्रॉस की तरफ जाएगा या ग्रॉस से फाइन की तरफ जाएगा? मैम ग्रोथ से फाइन। से फाइन की ओर ग्रॉस से जाएंगे। फाइन। ओके फाइन की। हाँ, स्टार्टिंग में बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है मोटर डेवलपमेंट वो ग्रॉस से फाइन की तरफ जाता है। अच्छा हम लोग जो है शैशवावस्था को, शैशवावस्था में बच्चों में कौन कौन सा डेवलपमेंट हो जाता है ये बताइए, कौन कौन सा डेवलपमेंट हो जाता है बच्चों में इन्फेंसी अनुकरण की स्टेज? क्षमता मैम। हाँ, और संवेग का प्रदर्शन भी होता है। और नकल की प्रवृत्ति भी मैम। क्या बोल रहे हैं अंकित जी? नकल की प्रवृत्ति, नकल भी करना। हाँ, वही अनुकरण, अनुकरण और नकल एक ही हो गया, इमिटेशन एक ही हो गया, ठीक है। और विकास की गति तीव्र होती है। विकास की गति तीव्र होती है। मोरल डेवलपमेंट भी हो जाता है। मोरल वो मैम डेवलपमेंट लास्ट में शुरू होता है। हाँ, मोरल डेवलपमेंट इस स्टेज में नहीं होता है बच्चों में, ठीक है। आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग कौन से स्टेज को कहा जाएगा? आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग कौन से स्टेज को कहा जाएगा? शैशवावस्था को। शैशवावस्था को। कौन आंसर दिए? प्री चाइल्डहुड हाँ। मैम। आप। राहुल जी, आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग कौन सा स्टेज? प्री चाइल्डहुड मैम। प्री चाइल्डहुड, ओके। अजय जी, अजय जी, आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। सगुफा जी कहाँ चली गई? आप स्टार्टिंग वाला पढ़ी नहीं थी इसलिए आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग। पूर्व बाल अवस्था मैम।
हमको तो लगता है कि हम यहाँ पे केवल सुदीप्ता जी को पढ़ाते हैं और एक दो जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट है आजकल शादी अटेंड करने में बहुत ज्यादा बिजी है। आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग तो हम लोग का शैशवावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से चला गया? शैशवावस्था में अभी आप एक टॉपिक पॉइंट बताया गया कि बच्चों में अनुकरण की क्षमता, नकल की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो बच्चे जब दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो इसी पीरियड में तो बच्चा सीखना शुरू कर दिया। नकल करने का मतलब क्या कि बच्चे सीख रहे हैं ना, हमसे जो चीजें देख रहे हैं वो चीजों को वो सीख रहे हैं। तो आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग भी तो वही हो जाएगा ना, हम लोग का शैशवावस्था ही तो हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग का जो स्टेज है बच्चों का वही आइडल पीरियड ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, आया समझ में? जी मैम। यस खिलौनों मैम। की अवस्था, मैम खिलौनों की अवस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था में। बाल्यावस्था, शैशवावस्था में पूर्व बाल्यावस्था। अच्छा हाँ जी मैम, पूर्व वाले। अच्छा आप लोग को ये चीज हम बताए थे, शैशवावस्था में बच्चे खिलौनों से खेलते ही नहीं है, बोले थे। उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। वो खिलौनों को तोड़ते फोड़ते हैं, पटकते हैं, उसको देखते हैं कि आखिर ये है क्या, इसमें क्या है, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। उस स्टेज में बच्चे खिलौने से खेलते ही नहीं है। उसको खिलौनों का एज हम लोग कभी बोलेंगे ही नहीं। आप लोग सब भूल जाते हैं। आप लोग के पास नोट्स है? नोट्स है ना आप लोग के पास? यस यस मैम। मैम। तो थोड़ा उसको रिवीजन कीजिए, थोड़ा उसको यस पढ़िए मैम। आप। अब बताइए, खिलौनों की अवस्था आप बोल रहे हैं शैशवावस्था, इस चीज को हम कितना अच्छे से बताए थे कि शैशवावस्था में बच्चे खिलौनों से खेलते ही नहीं है। उनमें जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा, जिज्ञासा बहुत ज्यादा, जिसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, उसको देखेंगे। आप लोग को 3 इडियट्स वाला एग्जांपल भी दिए थे कि कैसे आमिर खान जो है हर एक चीज को खिलौनों, जो भी मशीन देखता है उसको कैसे खोल देता है, उसमें भी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से उस स्टेज में बच्चे जो है सामान को तोड़ फोड़ के देखते हैं, खेलते नहीं है उससे। खेलने का स्टेज हम लोग का पूर्व बाल्यावस्था ही होता है। ठीक है, खेलने का स्टेज पूर्व बाल्यावस्था ही होता है। अच्छा, हम लोग का जो है मध्य बाल्यावस्था का एज क्या हो जाएगा, कब से कब तक का? 7 से 11। 7 से 11 जो हो जाएगा हम लोग का मध्य बाल्यावस्था का स्टेज हो जाएगा, जो कि हम लोग का कौन से स्टेज में आ जाता है? उत्तर बाल्यावस्था में ही आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कौन से स्टेज को कहते हैं? एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कौन से स्टेज को कहेंगे? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड को एलिमेंट्री स्कूल स्टेज कहते हैं। अच्छा यहाँ पे बताइए, आप लोगों को भी फील होता होगा कि हम आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा फील है? अच्छा फीलिंग होता है या खराब लगता है? बहुत गंदा इमोशनली, लगता है मैम। इमोशनली आपको टॉर्चर करके पढ़ाना पड़ेगा, क्या करें? इसलिए रिवीजन कीजिए। और अब हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद 10 मिनट, हर रोज 10 मिनट लेंगे आप लोगों से केवल क्वेश्चन पूछने के लिए। 10 मिनट क्वेश्चन पूछने के लिए रहेगा। वो नहीं पूछते हैं, आप लोग भी शांत बैठे रहते हो। ठीक है, जरूरी है मैम। जरूरी है, तब तक आप लोग एक्टिव ही नहीं होगे, आप लोग सो ही रहेंगे फिर। बहुत ज्यादा जरूरी है। संग्रह की प्रवृत्ति कौन से स्टेज में आती है? एक्विजिशन टेंडेंसी जो होती है वो कौन से पीरियड में आएगी? लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में। ठीक है, बच्चों में संग्रहण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तूफान तनाव का काल कौन से स्टेज को कहेंगे हम लोग? किशोरावस्था। किशोरावस्था। किशोरावस्था, तूफान और तनाव का काल। ठीक है। अच्छा, ये किशोरावस्था में हम लोग का जो ये होता है ट्रांजिशनल पीरियड जिसको कहते हैं, परिवर्तित अवस्था, ये परिवर्तित अवस्था क्या होता है? मैम ये ट्रांजिशनल, शैशवावस्था के जैसा ही होता है ना, इसलिए मतलब इसमें दोबारा से विकास तीव्र हो जाता है। नहीं, इसको नए ट्रांजिशनल नए पीरियड, परिवर्तित, हाँ हम बोलिए। संधि काल कह रहे हैं क्या? इसमें क्या होता है कि बच्चों में बदलाव आना शुरू हो जाता है।
जी मैम, इसको हम बता। परिवर्तित काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम लोग का बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की अवस्था होती है। संधि काल इसको कहते हैं। परिवर्तित काल का मतलब हो गया संधि काल। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे जो है उनमें बालपन भी है, उसमें व्यस्तता वाला भी गुण आ जाता है, दोनों ही आ जाता है। ये दोनों का संधि हो रहा है, एक तरह से मिलन होता है, इसीलिए इसको परिवर्तित काल कहते हैं। ठीक है, संधि काल कहते हैं। तो परिवर्तित या फिर हम लोग का ट्रांजिशनल पीरियड अगर जब भी पूछे, ये हम लोग का संधि काल कहलाता है, इसको संधि काल कहते हैं। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। है ना? अच्छा, किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्रूप कहा जाता है, वापस वो रिटर्न आ जाता है किशोरावस्था में। हुआ है क्यों? मैम क्योंकि क्योंकि वो विकास बहुत तीव्र हो जाता, फिर से संघर्ष तूफान, फिर बोलिए, कोई एक जन बताइए सुदीप्ता जी, आप बता रही थी। मैम जिस जिस प्रकार से शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, उसी प्रकार इसमें भी होती है, और फिर समावेशन की जो क्षमता रहती है वो कम हो जाती है, इसमें फिर से शुरू करना पड़ता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चों का फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, इस स्टेज में भी बहुत ज्यादा तेजी से होता है। बच्चे जैसे अपने इमोशंस का प्रदर्शन उस स्टेज में बहुत तीव्रता से करते हैं, इस स्टेज में भी बच्चे बहुत तीव्रता से करते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है, हर एक चीज उसी स्टेज की तरह होता है, इसीलिए उसका हम लोग पुनर्रूप कहते हैं। समझ में आया? अच्छा बताइए तो, किसी बच्चे में जो है अपने पापा की तरह कर्ली हेयर है, या फिर अपने पापा की तरह अंगूठा जो है उसका, वो अंगूठे नाखून का जो कलर है वो ब्लैकिश है, वह हम लोग का किसके प्रभाव के कारण होगा? बच्चों की हेरिडिटी के कारण होगा, या इन्वायरमेंट के कारण होगा, या फिर दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा? हेरिडिटी कारण मैम। हेरिडिटी के कारण। हेरिडिटी के कारण बच्चों में फादर की तरह बाल कर्ली है, या फिर अंगूठे नाखून जो है वह ब्लैक हम लोग के दिख रहे हैं, ये हम लोग का किसके कारण होता है? हेरिडिटी के कारण ही नजर आता है। अच्छा, हर एक बच्चा जो है अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से डिफरेंट होते हैं, हर एक बच्चे में अलग अलग। अगर सारे बच्चे एक जैसे होंगे तो कैसे हो जाएंगे? रोबोट की तरह हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। यस मैम। हर यस मैम। यस मैम। बच्चा सारे इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट है, यहाँ तक कि उनके फिंगरप्रिंट्स, हर एक चीज उनके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो क्या एक माता पिता है, उसकी जो जुड़वा संतान है, उसमें भी ये हम लोग को डिफरेंस नजर आएंगे, देखेंगे? यस मैम। मैम डिफरेंट नजर यस आएगा। मैम। जी मैम। अच्छा, एक जन हमको अच्छे से ये चीज समझा दीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या होता है? पृथकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? शगुफा जी, आपको ये सब चीज टॉपिक पढ़ी है? आप थोड़ा लेट से जुड़ी थी। नहीं मैम, नहीं पढ़े, लेकिन थोड़ा बहुत पता है कि धीरे धीरे जो आनुवांशिक होता है, जो भी गुण, वो धीरे धीरे मतलब हटते जाता है और खत्म हो जाता है, शायद 64 पीढ़ी के बाद, वही है शायद। 64 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाता है? अच्छा चलिए। ऐसा कुछ पढ़े बहुत पहले। अच्छा चलिए, आप बताइए, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? पृथकीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? नहीं मैम बता लो पा? हाँ बोलिए। सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है अभी। चलिए, यहाँ पे और भी लोग प्रेजेंट हैं, वो क्लियर करेंगे, राहुल जी क्लियर करेंगे। राहुल जी क्लियर कीजिए, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। गायत्री जी, मैम क्वेश्चन कीजिएगा तो उसका आंसर कर देंगे, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अभी। तो आप जैसे बता पाएंगे आप वैसे बताइए ना। आपको जितना आ रहा है जैसे बता सकते हैं वैसे बताइए। नहीं बताइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हम आपसे अगर क्लास में कुछ पूछेंगे और आप बोलेंगे कि मैम हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो गड़बड़ हो गया। चलिए, कौन बताएंगे? अजय जी बताएंगे?
अजय जी से पूछे तो अजय जी लेफ्ट हो गए। अंकित जी आप बताइए। ध्यान में नहीं आ रहा है। ध्यान में नहीं आ रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? पृथकीकरण का सिद्धांत का मतलब क्या होगा? मैम एक लॉ में था कि हाँ कोई डोमिनेंट कैरेक्टर अगर शो हो रहा है तो रेसेसिव कैरेक्टर खत्म नहीं हो जाता, वो कभी कभी भी आने वाले जनरेशन में शो हो सकता है, हाँ, तो आपको तो सब लेकिन ये पता किसमें है। था? ये यही है हम लोग का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। ये वही चीज है कि मान लीजिए कि किसी भी मतलब बच्चे में जो है पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन जो है पिता का ही क्वालिटी आते जा रहा है, माता का कोई क्वालिटी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता का जो भी जीन है वो खत्म हो चुका। वो क्या है, अचानक से कभी भी डोमिनेंस हो सकता है। जैसे कि ज्वालामुखी जो होती है, एक ज्वालामुखी ऐसी भी होती है जो अचानक से कभी फट जाती है। ठीक है, तो उसी टाइप से वो अचानक से कभी भी वो माता वाला जो क्वालिटी है या जो जीन है वो बच्चे में उसकी क्वालिटी या उसके लक्षण जो है हमें कभी भी दिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से फिनिश्ड हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। वो समाप्त नहीं होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में वो ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, और कभी भी वो एक्टिव हो सकता है। वो कभी भी वो लक्षण हमें बच्चों में या फिर किसी अदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में वो हमको दिख सकता है। ये होता है पृथकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत में क्या होगा बताइए तो जरा। मैम निम्न गुण आता है वो। स्वतंत्र छटाई, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत में क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि मान लीजिए फादर का जीन अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो फादर वाला क्वालिटी हमारे अंदर आया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ वाला जो है वो एकदम रिस्ट्रिक्शन है कि माँ का कोई क्वालिटी बच्चे में आएगा नहीं। कुछ छोटे बहुत थोड़े से क्वालिटीज आ सकते हैं, जैसे कि माँ की तरह कर्ली हेयर हो सकता है। ठीक है, या फिर माँ की तरह बच्चे का कलर फेयर हो सकता है। तो थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वालिटीज जो है माँ वाले भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पापा वाला जीन ज्यादा एक्टिव है तो पापा का ही सारा का सारा क्वालिटी बच्चे में आ रहा है, पापा का ही सारा लक्षण आ रहा है, माता वाला कुछ भी नहीं आएगा, एकदम पूरी तरह से उसका मना ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, माता वाला भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वालिटीज जो है आ सकते हैं। हो सकता है कि पापा की तरह बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, बहुत एक्टिव है, पापा की तरह बच्चा कद काठी में लंबा है, ये सारे पापा वाले क्वालिटी लक्षण बच्चे में दिख रहा है। लेकिन माँ का भी कुछ एक लक्षण बच्चे में आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए माँ की तरह बच्चे का कलर जो हो गया वो फेयर हो गया, माँ की तरह बच्चे का हेयर जो हो गया वो कर्ली हो गया। तो ये छोटे मोटे थोड़े बहुत क्वालिटीज जो है माँ वाला भी आ जाता है। समझ में आया? इसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी कि हर किसी का जीन जो है इंडिपेंडेंट है वहां पे। ठीक है, हम उसको वहां पे रोक नहीं सकते हैं कि तुम अपना कोई भी लक्षण जो है बच्चे में नहीं दिखाएगा। अब पापा का जीन क्या बोल रहा है माँ के जीन को कि हम ज्यादा एक्टिव हैं तो हमारा ही सारा लक्षण दिखेगा, तुम्हारा नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी फ्री है। उनका भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी क्वालिटीज है वो बच्चे में नजर आएगा। समझ में आया? जी मैम। आप यस लोग मैम। आप लोग रिवीजन समझ आ गया कीजिए मैम। और रिवीजन कीजिए, रिवीजन करके रखिए। समझ में आया? अब हर दिन हम क्लास खत्म करने के बाद 10 मिनट आप लोगों से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। मैम हेलो, हाँ बोलिए। इसको हम पैतृक आप गुण भी बोलिए। कर सकते हैं मैम। हाँ पैतृक गुण भी कर सकते हैं इसको। हाँ, ये पैतृक गुण ही है हम लोग का। हाँ सर मैम। इनहेरिटेड इनहेरिटेज है, पैतृक गुण ही है हम लोग का। जी मैम। ठीक। ठीक है मैम। आप बहुत लेट से जुड़े हैं। जी ओके ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं। कल हम लोग ब्रॉन ब्रेनर और इरिक्शन वाला थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। सैटरडे को हो सके तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे और मंडे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे जी की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग जो रेगुलर प्रेजेंट हो रहे हैं प्याजे जी की थ्योरी में तो बिल्कुल भी आप लोग अब्सेंट नहीं होइएगा। सुभानु जी जुड़े थे, बीच में ही लीव हो गए।
प्याजे जी की थ्योरी में बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा। प्याजे जी की थ्योरी से 6 से 7 क्वेश्चन हर साल आएगा, आता ही आता है। और प्लस प्याजे जी की थ्योरी से आपका सीडीपी में ही क्वेश्चंस नहीं आएगा, प्याजे जी की थ्योरी से आपका लैंग्वेज में भी आएगा, आपका मैथ्स में भी आएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना है, ठीक है प्याजे जी। ओके मैम। चलिए ओके, जी मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।